बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदीद कहते हैं। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर निशाने इबरत बना दिया जाएगा। ISPR की जानिब से ये प्रेस रिलीज जारी की गई है। इसके ऊपर तो बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ हुसूल इंसाफ या फिर अदालती फैसले से इनकार, हुक्मरान इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक रोज का धरना अब खत्म हो चुका है। इसके ऊपर बात होगी। अदालत की जब बात करेंगे तो अदालत ने सिर्फ आइन नहीं, मौजूदा हालात को भी देखना होता है। सवाल यह है कि क्या हुक्मरान इत्तेहाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डराने में कामयाब हो गया? इस सवाल का जवाब आमिर साहब के तज्जिए में शामिल करेंगे। और इलेक्शन की तारीख गुजर गई मगर इलेक्शन नहीं हो सके। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन ना होने का जिम्मेदार कौन है, इसका भी तयन करने की कोशिश करेंगे। और इन तमाम मामलात के ऊपर और पाकिस्तान की मैशत के ऊपर भी हम कुछ बात करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले तो आज बड़ी अहम कोर कमांडर्स इजलास हुआ, खुसूसी कोर कमांडर इजलास हुआ, जिसके बाद एक प्रेस रिलीज बाकायदा जारी की गई। उसका लुब्बे लुबाब यह है कि रियासती इदारों पर फौजी तनसीबात पर जिन्होंने हमला किया, आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमात चलाए जाएंगे। जी बिल्कुल। अल्फाज का चुनाव जो है वो बड़ा उससे उनका रिजॉल्व नज़र आता है कि दे मीन बिजनेस दिस टाइम। बहुत सख्ती से उसको ये मजम्मत की है उन्होंने कि जी ये कोऑर्डिनेटेड आर्सन प्लान कि ये प्लान था, ये जलाओ गिराओ का जो सिलसिला था। और इसके अंदर जो शुहदा की तस्वीरों की, मॉन्यूमेंट्स की, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की जो वैंडलिज्म जो उसको तोड़ा फोड़ा गया है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की जो है, ये एक प्रोवोक करने के लिए फ़ौज को था कि फ़ौरन ये रिएक्ट करेंगे, जिसमें वो कहते हैं जी हमने बड़े तदब्बुर से काम लिया। मगर अब जो है ना, ये हम इसको कंडेम तो करते ही करते हैं, मगर इसका बहुत सख्त नोटिस लिया जाएगा। और उनका ये क्लेम है कि उनके पास इसकी इररिफ्यूटेबल एविडेंस है कि उनके पास जो कि बिल्कुल नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। और उनको देर वेल अवेयर ऑफ द प्लानर्स भी पता है, इंस्टिगेटर्स भी पता है, उसमें शामिल जो बैटर्स भी पता है, परपेट्रेटर्स ये जिन्होंने किया वो किया साजिश के तहत। उनका ख्याल है कि ये साजिश के तहत हुआ है। पर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि उन्होंने कहा है कि हम मुरवजा कानून के अलावा पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है ना, उसके तहत भी जो है ये इनके खिलाफ मुकदमात किए जाएंगे। अब ये एक तो जाहिर है इसके अंदर सबसे बड़ा कानूनी सवाल आ जाता है। तो भी मैं सुन रहा था अली ज़फ़र को और वकला को, तो ये एक बहस छिड़ी भी है कि आया ये जुरिस्डिक्शन का मामला आता है कि ये सिविलियंस के मतलब हमेशा जब भी इस तरह की चीज़ आती है तो कानून जो आर्मी एक्ट बनाया इसलिए हुआ है कि फ़ौज से रिलेटेड जो है मसाइल होते हैं उनके लिए अलहदा आर्मी एक्ट है। कई चीज़ों में सिविलियंस के अंदर जुरिस्डिक्शन है, कई चीज़ों में नहीं है। तो इस पे बहस है कि आर्मी की तनसीबात के हवाले से पहली बात कि आया आर्मी एक्ट का इतलाक़ होता है या नहीं होता, ये देखना होगा। दूसरा ये है कि क्या अपील का हक बाद में अगर इसके तहत लोगों को सज़ाएं हो जाती हैं तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, आला अदलिया में अपील के तौर पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो ये अभी ग्रे एरिया है, इस पे बहस जारी है। मेरे ख्याल जब ये शवाहिद आएंगे, जब इनके ऊपर मुकदमा चलेंगे, पर ये एक है उसके अंदर के उन्होंने आमिर साहब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का भी हवाला दिया है कि इनके तहत होंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का भी जो है कि इसके अंदर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में ज़्यादातर वो आ जाते हैं क्योंकि ये छावनियों का इलाका था और काफ़ी इसके अंदर रिटायर्ड हजरात भी जो है ना, अस्करी फ़ौज के रिटायर्ड हजरात जो है ना वो भी मौजूद पाए गए थे। तो उनके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी आ जाता है क्योंकि फ़ौज से अगर आप रिटायर भी हो जाते हैं तो आप एक उसकी आपके ऊपर लागू रहता है ऑफिशियल वो आप एक हद से तजावुज़ नहीं करते। सिविलियंस के मामला वो नहीं है, मगर फ़ौज अगर फ़ौजी रिटायर भी हो जाए तो उसके ऊपर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का रहता है कि उसने जब तक वो जिंदा है कुछ चीज़ों के ऊपर वो बात नहीं कर सकता। सो ये ज़्यादा मेरा ख्याल है उसके ऊपर लागू होता है। सही। और एक और भी चीज़ बड़ी अच्छी थी, उन्होंने कहा जी कौमी इत्तेफाक इसके अंदर जो है सबसे मैं अहम जो पहलू करता हूँ इसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल स्पेशल अपना ये कमांडर्स मीटिंग करके कोर कमांडर्स बड़े अपने इसकी मजम्मत पर भरपूर की है। पर एक इसके अंदर जो है ना उसमें मैं समझता हूँ ये बड़ा एक मुस्बत पहलू है कि उन्होंने लिखा है जी कि फर्म ने ये इस चीज़ के ऊपर बड़ा एम्फेसाइज़ किया, बड़ा ज़ोर दिया
कि हमारे मुल्क में एक कौमी कंसेंसस, कौमी इत्तफाक राय की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम जो कि इसके अंदर फ़रीकीन हैं, उनको जो है ना ये मौजूदा जो गैर यकीनी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसको तवज्जो देनी चाहिए, और लोगों का पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है वो रिस्टोर करना चाहिए। रीइन्विगरेट इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फोर्सेस। इस बात को उन्होंने यादा किया कि आपस में जो है कौमी इत्तेफाक के राय होना चाहिए जमहूरी रवायात के लिए और इक्तिसादी बहाली के लिए, और उसके लिए उन्होंने कहा जी हम ये अदा करते हैं कि टू सपोर्ट ऑल सच एफर्ट्स टू रीच दिस मच नीडेड कंसेंसस, हिमायत की जाएगी। जी जी, ये थोड़ा सा मैं कहता हूँ एक स्टेप वो आगे गए हैं। इससे पहले ISPR की जो जितनी भी आती रही है प्रेस रिलीज, उसके अंदर उनका इस बात का बहुत ज़्यादा वो जोर रहा कि हम सियासी मामलात में नहीं पढ़ना चाहते। इसमें उन्होंने अभी डायरेक्टली भी ये नहीं कहा कि हम सियासी मामलात में पढ़ना चाहते हैं, मगर हालात की संगीनी देखते हुए, हालात की नज़ाकत देखते हुए उन्होंने कहा जी हम ये सपोर्ट करेंगे कि स्टेक होल्डर्स यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज, अदारे आपस में बैठ के अगर वो कोई इत्तफाक राय कर लें तो हम इसमें अगर हमारी कोई मदद की ज़रूरत पड़े तो हम हाजिर हैं। सो ये एक बड़ा मैं समझता हूँ मुस्बित है, क्योंकि एक बहुत बड़े तबके का ये ख्याल है, क्योंकि एक पाकिस्तान की एक हिस्ट्री रही हुई है, एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा हुआ है कि ये जिस नहज पे लड़ाइयाँ, मारकटाइयाँ, अदारों की लड़ाइयाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ की लड़ाइयाँ जा चुकी हैं, ये इनके बगैर, एस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये हल नहीं हो सकता। किसी ना किसी को रेफरी, एम्पायर का रोल अदा करना पड़ेगा। तो ये अभी तक उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इज्तनाब बरता जा रहा था, तो जो कि गो के पॉलिटिकल पार्टीज नहीं मान रही थी कि इज्तनाब बरता जा रहा है, PTI खास तौर पे, मगर ये अब पहली दफ़ा इन राइटिंग उन्होंने इस बात का कहा है कि वो जो है इसके अंदर अब यही बात मोर और लेस जो आज की अहम बात इस तनाजुर में भी है कि आज तकरीबन यही बात सुप्रीम कोर्ट में भी कही गई। सुप्रीम कोर्ट में जो है आज 15 मई ज़ाहिर है हो गई थी, 14 मई के बाद तो एक तो की जा रही थी वकला के बहुत बड़े तबके की, ख़ास तौर पे जो कि ये बहस चला रहे थे एजाज़ हसन, लतीफ़ कोशा साहब कि जनाब ये नज़रिया ज़रूरत को दफन करने की ज़रूरत है, और जस्टिस कर्नेलियस बनाने में तुले थे जस्टिस ताब बंदयाल को। तो उनसे ये उम्मीद थी कि आज शायद ये लगाए बैठे थे उम्मीद कि आज शायद वो प्राइम मिनिस्टर को बुला लेंगे, कुछ वज़रा को बुला लेंगे और कुछ जो है अफसरान को बुला के जिन्होंने वायलेट किया है। अब 15 मई आखिरी हद हो चुकी है भैया, तो अब शायद फैसला कुन लम्हा आ गया है। तो अदालत ने जबकि जो है ये जिस तरह ISPR की उसमें ये कहा गया है कौमी इत्तफाक राय, तो उनकी तरफ से भी आज सुप्रीम कोर्ट ने हालात बेहतर बनाने के लिए हुकूमत और PTI को फिर एक दफ़ा मुज़ाकरात की तजवीज़ दी है। और ये चीफ जस्टिस साहब का ये फरमाना था कि जब जंगी हालात हों तो कानून कैसे खामोश रह सकता है, तो कानून खामोश रहता है कि ज़ाहिर है वहाँ पे बाहर हज़ारों का जब मजमा हो और अदालतों के ख़िलाफ़ ये बात की जा रही हो और कोई कानून और कोई किसी किस्म का माहौल का नज़र ना आए, तो उनके उस तनाजुर के अंदर ये बड़े अहम जो है ना ऑब्जर्वेशंस थी। मज़ीद उन्होंने कहा ये बहुत परेशान कुन है जिस तरह सियासी ताकत इस्तेमाल हो रही है, बाहर देखें क्या माहौल है। दो अहम चीज़ें इलेक्शन कमीशन की उन्होंने कहा जी, पहले ये इलेक्शन कमीशन ये भी कहा, ये कहते थे जनाब कि हमारे पास जो है ना आप हमें फोर्सेस दे दें और वसाइल दे दें, पैसा दे दें और वो फोर्सेस दे दें जिससे हम कराने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा जी ये इलेक्शन कमीशन ने ना अब पैंतरा बदला है, उन्होंने अब हमारे इख्तियारात को ही चैलेंज कर दिया है कि आपका ये फैसला शेड्यूल देना आपका ये हक ही नहीं था, क्योंकि पहले ये कह रहे थे कि जी हम तैयार कराने के लिए हमें ये चीज़ें दे ली जाएं, तो ये अब नए टेंजेंट पे जा चुके हैं। तो इसमें उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन को कहा कि पहले मौक़िफ़ ये नहीं था, अब आप हमारे दायरा इख्तियार को जो है आपने चैलेंज कर दिया है, और ये भी साथ में कहा कि 4-5 दिन से जो हो रहा है हम उसको बिल्कुल देख रहे हैं। तो इसके मतलब दो व्यूज़ हैं। एक व्यू है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट बड़ी लीनियंट हो रही है
बज़ाहिर नहीं लीनियंट है। उन्होंने आज जिस तरह के कमो तबका जो ये समझ रहा था कि आज फैसला कुन लम्हा आ गया है, वो परवाह नहीं करेंगे बाहर क्या हाल है, वो आज जो है लटका देंगे शहबाज शरीफ को और वज़रा को और जो इसके अंदर कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ थी, वो सरकारी मुलाजमीन जो है जिन्होंने ना की हुई थी पैसे और फोर्सेस ना देने पे, आज ई डे है उनको लटका दिया जाएगा। तो उन्होंने एक लीनियंट मौक़िफ़ लिया है कि एक तो लंबी तारीख दे दी है अगली मंगल पे, कल की नहीं मंगल एक 8 दिन की तारीख दे दी है। इस दौरान में यह है कि उन्होंने ये भी एक तासुर दिया है कि वो नज़र षानी की जो अपील है इसको निपटा लें ताकि कोई कसर ना रह जाए। मगर दूसरी तरफ से अभी जरा धरने पे भी बात कर ले, एक रोजा धरने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का साथ में दूसरा तबका ये समझ रहा है कि वो नजरिया ज़रूरत की तरफ गामजन है। हालात देखते हुए ये धरना और जिस तरफ आप आ रही हैं तो वो इससे शायद खौफसदा हो गए हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहे हैं, कुछ का ख्याल है कि फाइनली इन सब चीज़ों का असरात तो होते हैं ना, अदालत कोई जो है एक वैक्यूम में तो नहीं रह रही हो रही, ज़मीनी है कायक का। और सियासतदान हमेशा ये अपनी सियासी ताकत शो करके ये कोशिश करते हैं अदालतों के ऊपर हावी होने की, और ये सिलसिला बड़े अरसे से चल रहा है। PTI भी करती है, ये भी करते हैं। तो वो ये एक तबका ये समझ रहा है कि वो ये हावी हो गया है। बाहर के जो स्ट्रेटजी थी जो PDM की, जो धरने के मतलब आप पूछने जा रही थी, अब आप धरने के मतलब पूछे तो अभी जो बड़ी सख्त जुबान मरियम साहबा समेत दीगर लोगों ने इस्तेमाल की, मगर मरियम साहबा ने तमाम हदें पार कर दी। आमिर साहब, उन्होंने अपने धरने में एक तो कहा कि जी माशाल्लाह जब भी लगा ठप्पा सुप्रीम कोर्ट से लगा, ये मरियम साहबा के अल्फाज थे। फिर उन्होंने कहा कि अगला इलेक्शन होगा मगर इमरान खान के बगैर होगा। एक तरफ खान साहब कह रहे हैं 10 साल के लिए मुझे ये जेल में डालेंगे, ये प्लान बन चुका हुआ है बगावत के मुकदमे में। फिर वो कहती हैं अगला इलेक्शन होगा खान के बगैर होगा। यकीन दहानी है, ख्वाहिश है, क्या आएगी? पहले तो आज है ना उनकी जो ये माजी के हवाले से जो बातें कर रही हैं वो मार्शल लॉ की, हाँ, और भुट्टो की फांसी की और बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की, तो एक थोड़ा सा अब ठीक है मुशर्रफ के दौर में इन्होंने अपनी सियासत में जरा आँखें खोलनी शुरू की हैं, तो ये माजी का चैप्टर भूला नहीं जाता। ज़ियाउल हक के मार्शल और भुट्टो साहब की फांसी की जो सबसे बड़ी बेनिफिशरी है नवाज शरीफ, उसकी पैदावार है। ऑफ कोर्स ठीक है, हाँ एक दौर में वो मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा वो जाग गए थे, फिर मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो है उनका ये स्टांस था वोट को इज्जत दो की तहरीक चलाई गई, मगर इस वक्त वो दोबारा इस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाके बैठे हुए हैं और ये हुकूमत जो मिली है ये भी एक हकीकत है। तो ये कोई टोटली ये वाला कह देना कि जनाब ये माजी में ये इस्टेब्लिशमेंट के या आप ख़िलाफ़ होते हैं या आप उनके हक़ में होते हैं, ये जो है एक तरफ आप उनकी वजह से एक ताकत में भी हों, गवर्नमेंट भी चला रहे हों, और दूसरी तरफ साथ में आप उनको उनकी 75 साल तारीख की भी याद कराते रहे हों। तो इमरान खान तो बड़े न्यू किड इन द ब्लॉक, ये तो पिछले ठीक है उनकी 26 साल मगर चंद सालों 26 साल वो कहते हैं कि जी ना मेरी स्ट्रगल है, मगर ताकत में तो वो 3-4 साल में है ना। इनका तो 45 साल का तनाजुर देखना पड़ता है, तो 45 साल के तनाजुर में नहीं है। दूसरी बात वो कि जी वो कह रही हैं कि अगले इलेक्शन में इमरान खान नहीं होंगे, तो ये पहली दफ़ा नहीं, वो काफ़ी दफ़ा से वो जो बार बार कहती है लेवल प्लेइंग फील्ड, तो उसका जो अदालत के ऊपर भी जो बहुत ज़्यादा संगीन जुमले वो कहती हैं वो यही है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, उनका नाअहली ख़त्म होगी, और पहले तो ये था कि लेवल प्लेइंग फील्ड के दोनों आएंगे मुकाबले पे। हाँ। अब ये नेक्स्ट स्टेप पे चले गए हैं क्योंकि उनका ये ख्याल है कि वो PDM और नून लीग ख़ास तौर पे इस बात पे बड़ी खुशी है उनको कि इस्टेब्लिशमेंट और PTI का तसादुम उस लेवल तक उनका ख्याल जा चुका हुआ है कि ये वापस नहीं हो सकता। तो अब ये एक बहुत बड़ा सियासी सवाल है कि क्या नेक्स्ट क्या होगा। वाकई ही ये जो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हो गया है। वाकई फिलहाल नजर तो आता है कोई भी क्योंकि पीछे नहीं हट रहा, कोई पॉलिटिकल पार्टी पीछे नहीं हट रही, इमरान खान नहीं आ रही, पीछे कौन हट रहे हैं? पीछे सिर्फ अदालत हट रही है। वो तो चीफ जस्टिस से भी रिजाइन मांग रही है। चीफ जस्टिस अदालत जो है वो सिर्फ पीछे हटती नजर आ रही है। और थोड़ा सा ये जो एक जुमला है, मैं पता नहीं इसमें ओवर रीड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मगर ये मैं इसको बड़ा मुस्बत अंदाज में ले रहा हूँ कि ISPR की तरफ से ये कहना
कि नेशनल कंसेंसस की बात करना और तमाम स्टेक होल्डर्स के ये कहना कि आप लोग इत्तेफाकी रहे, तो इस पे तो और सुप्रीम सपोर्ट की बात और करना। आज के दिन ये अहम है, मैं इसको इत्तेफाक नहीं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और ISPR का इस पॉइंट के ऊपर एक बिल्कुल एक जैसा मौक़िफ़ आना, मेरा ख्याल है ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ये ठहराव आया है, समझदारी दिखाई जा रही है। क्योंकि इस बात में क्लियर है कि मज़ाहमत ये जो जिस तरह ये बातें चलती आ रही हैं, माजी में भी लोग कहते रहते हैं जी हर दौर में नाजुक दौर रहा, मगर जब भी माशाल्लाह आए इकॉनमी की इतनी बुरी सूरत हाल नहीं थी। अभी जो है ऑलरेडी हम बिल्कुल ऑक्सीजन पे लगे हुए हैं, वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं, और IMF जो है हमारा बाजू नहीं पकड़ रहा, और डॉलर जो है वो ऊपर से ऊपर जाई जा रहा है। और जिस दिन इसहाक डार साहब कोई पॉजिटिव मुस्बत नारा मारते हैं कि हो गया काम और हम बिल्कुल ठीक हो गए, डॉलर ऊपर चल जाए। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मालिक साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। जी मोहम्मद मालिक साहब, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, आप अपने पार्टिसिपेंट से बारी बारी एक सवाल ज़रूर पूछते जा रहे थे कि जनाब होगा क्या, वे फॉरवर्ड क्या है, किधर हालात किधर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, आपको हालात किधर नज़र आते जाते नज़र आ रहे हैं? हाँ, मैं तो हमेशा से कह रहा था 3-4 महीने हो गए कि हम एक परफेक्ट स्टॉर्म बन रहा है, वो बन गया है परफेक्ट स्टॉर्म। अब आप देखें जो भी आप बात कर रहे थे, मैं थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि जब ISPR की जब स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है, तो मेरा ख्याल है उस स्टेक होल्डर्स में वो PTI को नहीं गिन रहे। बिकॉज PTI तो आप पिछले तीनों आप बयानियां देख लें तो PTI तो क्लियरली ब्रांड उनके नज़दीक, इंस्टीट्यूशन के नज़दीक वो आर्सनिस्ट भी हैं, वो जिसमें आज की उसमें है कि जी एक्सटर्नल स्पॉन्सर्स हैं, इंटरनल फैसिलिटेटर्स हैं, तो वो इंटरनल फैसिलिटेटर्स भी हैं। पिछली जो प्रेस रिलीज थी उन्होंने ये भी कहा कि ये मुनाफकत भी करते हैं, दोगलापन करते हैं, और ये ग्रो ने सियासत का लिबादा ओढ़ के सारी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट किया। सो आई थिंक वहाँ तो डेफिनेशन बड़ी क्लियर है। आई थिंक उनका मूड से यही मैसेज होगा। आप ये कह रहे हैं मालिक साहब के जो बहरहाल PTI जो है एक पाकिस्तान की इस इलेक्टोरल सेंस में सबसे बड़ी पार्टी है, उसको वो स्टेक होल्डर ही नहीं मान रहे हैं? देखिए, उनको पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम मान रहे हैं। उनका स्टेक जो है वो उनके नजदीक एक नेगेटिव स्टेक है। बिकॉज अब खान साहब को भी देखे ना, उन्होंने भी अपना जो रेटरिक है और सख्त कर दिया। पहले उनका रेटरिक रुकता था मेजर जनरल के ऊपर और DGC पे, फिर लेटेस्ट उन्होंने कहा कि DGC के ऊपर भी 2 अफसरान हैं जिन्होंने ग्रीन लाइट दी। अब जब ग्रीन लाइट 2 ऊपर वही है ना, एक DGI एक आर्मी चीफ है, अब वो उधर वो भी सीधे हो गए हैं। फिर उनकी जो आपने टेप्स देखी जब उन्होंने कहा कि एक ही बंदा है आर्मी चीफ, ही इज द प्रॉब्लम, यही समझते हैं कि मैं आऊंगा तो वो नौकरी से जाएंगे, मैं ये नहीं करना, मैं वो नहीं करना। अब मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई लचक रहेगी है दोनों की साइड पे। और आज जब आप को कमांडर जो स्पेशल को कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद अब बात हुई है आर्मी एक्ट की, और बल्कि मैं प्रोग्राम के शुरू में ये बता रहा था कि ये प्लानिंग हो रही है, तो साथ ही ये खबर भी आ गई। अब आर्मी एक्ट का क्या मतलब है? आर्मी एक्ट का मतलब है कि आपने अपना मिसट्रस्ट शो कर दिया एग्जिस्टिंग जुडिशियल सिस्टम पे। हमें पहले ही पता था कि जो सुपीरियर जुडिशरी एंड एस्टेब्लिशमेंट दे ऑन द सेम पेज, वो 2 मुख्तलिफ पेज पर खड़े में। आज आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा चीफ जस्टिस साहब का रवैया वॉज सरप्राइजिंग, और अली मेरे प्रोग्राम में थे, अली जफर, और उन्होंने भी हैरानगी शो की। उन्होंने कहा मैं हैरान हुआ था, हमारा ख्याल था आज आसमान गिरेगा, ये होगा। तो चीफ जस्टिस साहब को भी इस बात का अंदाजा है कि वो फौज के बगैर इंप्लीमेंट नहीं अपनी डिसीजन करवा सकते। उन्होंने भी लटकाया मामले को, अगले हफ्ते पे डाल दिया। फिर जनाब आप बात करें, अच्छा आपस में बात करें, बातें तो अब खत्म हो गई हैं, बातों की तो गुंजाइश ही नहीं। और ऐसे जब आर्मी एक्ट की बात हुई है, और वेरी इंटरेस्टिंगली जो मुझे फ्रैंकली आर्मी एक्ट की तो हम आपस में बहस कर सकते हैं कि अच्छा यार इसकी लॉजिक तो हमें समझ आ जाती है ना, लॉ में गुंजाइश है कि आर्मी की तनसीबात पे हमला हुआ है तो आर्मी एक्ट अप्लाई होता है, उसका सेक्शन 2 जो है 2D है कि 2D3 बनता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, वो अप्लाई होता है। साथ है अंडर आर्मी एक्ट एंड ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। अब ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इज एन एड ऑन,
अब पता नहीं इसमें क्या कोई अफसरान मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि इसमें जो प्रोटेस्ट के अंदर काफी एक तबका था जो कि रिटायर्ड आर्मी अफसरान और उनकी फैमिलीज का है। आपको याद है ना, यूट्यूब पे कुछ रिटायर्ड पर्सनल ने कुछ लोगों के नाम बताए, घरों के एड्रेस बताए, वो चीजें मिली, लेकिन उसमें से ज्यादा लोग फॉरेन बेस्ड हैं, वो पाकिस्तान में नहीं है। कोई कनाडा में है, कोई लंदन में है। अब पाकिस्तान के अंदर हो सकता है इनके पास कुछ प्लाट होंगे जो अंदर से इंफॉर्मेशन देते हैं, वी डोंट नो। लेकिन मालिक सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, मगर बेताशा ये आप सोशल मीडिया पे और उस पर देख रहे होंगे कि रिटायर्ड अफसरान और उनकी काफ़ी सारी फैमिली जो है ना नज़र आती हैं और बड़ी आर्टिकुलेट होती हैं। तो ये किस्म की उनके लिए वार्निंग है या उनके खिलाफ ये एक किस्म का ऐलान आ गया। अब तो ऐलान ही मैं समझूंगा कि उनके ऊपर, क्योंकि आम कवानीन के अलावा उनके ऊपर स्पेशल कवानीन भी याद दहानी है कि लागू होते हैं। नहीं वही ना, अब देखिए ना, अब जो रवैया है इमरान खान साहब का भी बहुत सख्त हो गया, जो दूसरी साइड है इधर से भी सख्त होगा। आज इमरान खान की जो ट्वीट है वो देखें, वो फेयर कर रहे हैं कि मेरी अहलिया को ये जिंदा में डालेंगे और मुझे ये अजियत देंगे और मेरे पे गद्दारी या कोई ऐसी चीज बना के 10 साल तक मुझे कैद भी हो सकती है। मे भी उनको इतला ही हो कि शायद इनका नाम भी है इसके अंदर आर्मी एक्ट वाली कोर्ट्स में। मेरी इतला के मुताबिक फैसलाबाद के बारे में कुछ फैसले हुए हैं। फैसलाबाद में जो इनके कम्बो भी था, जो इनका फाइनेंस कमेटी के भी हेड होते थे, वो 2-4 और प्रोमिनेंट लोग फैसलाबाद के, मेरी इतला के मुताबिक फैसलाबाद में पहला ये आर्मी एक्ट वाला केस रजिस्टर होगा और वहां से आई थिंक आगे चलेगी बात। अब ठीक है, उसके वर्डिक्ट्स आप चैलेंज कर सकते हैं इस सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट वगैरह में, लेकिन असल प्रोसेस तो पहले हो जाएगा ना। क्विक एंड प्रॉम्प्ट आपने उठाया, क्विक ट्रायल हुआ, सजा हुई, फिर आप भुगतते रहे, करवाते रहे अपनी। मालिक मैं दोबारा आपके वो जो मैंने ओरिजिनल सवाल किया था कि हालात किधर जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आपने बयान किया कि पीडीएम का भी रेटरिक आज से आगे से बहुत ज़्यादा दिन ब दिन सख्त होता जा रहा है। सिर्फ पीटीआई के मतलब नहीं, अदलिया के मतलब भी बहुत ज़्यादा हर रोज़ नई एक सख्ती आ जाती है। इमरान खान भी पीछे हटते हुए नज़र नहीं आ रहे और आईएसपीआर भी एक स्टेप आगे आज गया है कि आर्मी एक्ट और सीक्रेट जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी वो कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे। सो अगर कोई ब्लिंक नहीं कर रहा तो देन व्हाट? आमिर, मुझे मिनिमम इन स्टेप 1 मेरा नहीं ख्याल में बात रुकेगी। मुझे मिनिमम तो इमरजेंसी नजर आ रही है। देखें, आज बलूचिस्तान में भी फौज का इन्होंने तैनाती अप्रूव कर दी, बाय सर्कुलेशन कैबिनेट ने अप्रूव कर दी। सिंध में फौज, पंजाब में फौज, केपी में फौज, बलूचिस्तान में भी फौज आ गई। अब सीरियस आप आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स की बात भी कर रहे हैं, तो जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वाली शरायत है वो तो पूरी हो जाती है ना। तो और अगर आप लगा देते हैं 232 के तहत इमरजेंसी, तो फिर 232 का क्लॉज 6 ये भी कहता है कि अगर मुल्क में इमरजेंसी लगी हो तो वफाकी जो हुकूमत है या जो रादत पार्लियामेंट, वो अपनी टर्म 1 साल बढ़ा सकती है। तो अगर तो इन लोगों ने ही फ्रंट पे रहना है, जो बड़ी रिस्की स्ट्रैटेजी होगी एस्टैब्लिशमेंट के लिए, तो हो सकता है पहले स्टेप में इमरजेंसी लग के ही अपने आप को एक्सटेंशन दे दें 1 साल की, और फिर देखेंगे वहां से हालात कहाँ जाते। मालिक, एक वकला का बहुत बड़ा तबका है जो कि आपसे मुख्तलिफ राय रखता है। उनका ये कहना है कि जनाब ये इमरजेंसी की जितनी भी क्लॉजेज हैं, ये इसके अंदर सदर का बहुत बड़ा रोल है, प्रोविंशियल असेंबली का है। मैं हेयर मी आउट मैं क्वेश्चन मुकम्मल कर लूँ। क्वेश्चन ये है कि वो कहते हैं कि जिस तरह की इमरजेंसी चाहिए वो मावराए आइन ही हो सकती है, आइन के अंदर उसकी गुंजाइश बड़ी कम निकलेगी। आप आर्टिकल 48 निकालें, आर्टिकल 48 क्लियरली स्टार्ट यही होता है कि सदर पाकिस्तान अपने तमाम फंक्शंस के लिए ही इज बाउंड ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और द प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 48 के तहत अगर किसी में स्पेशली एग्जेम्पशन स्पेसिफिकली नहीं दी हुई तो आर्टिकल 48 के साथ रीड होगा। मेरी जो पीटीआई के भी टॉप लॉयर्स हैं, ऑफ द रिकॉर्ड जब मेरी उनसे बात हुई है, ऑन द रिकॉर्ड वो भी ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। ऑफ द रिकॉर्ड उनमें ही लोगों ने पॉइंट आउट किया कि नहीं, आर्टिकल 48 के तहत अगर इमरजेंसी की एडवाइस आई तो वो दूसरी लेजिस्लेशन की तरह उनको 15 दिन वो लटका सकते हैं, फिर 15 दिन के बाद इनको भेजेंगे,
और फिर ये दोबारा भेज देंगे तो 10 दिन बाद ऑटोमेटिकली ही हैज टू डू इट। रिजाइन कर दें खुद तो और बात है, पर फिर ये क्योंकि ये बहस तो है, फिर अल्टीमेटली फैसला तो ये सुप्रीम कोर्ट पास ही जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जिस तरह के आज जिस तरह उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी शो कराई या लीनियंसी दिखाई कि वो 15 मई तो भूल ही गया ना, इलेक्शन तो पीछे अब रह गया, तो वर्चुअली वैसे ही 248 के अंदर कुछ मुनासिब हद तक जो है बुनियादी हकूक सलब हो जाते हैं, तो इसके अंदर से ही काफी गुंजाइश निकाली जा सकती है। वर्चुअल इमरजेंसी तो है। देखें, आर्टिकल 48 बड़ा क्लियर है और वही सबसे बड़ी अमेंडमेंट आई थी जिसमें सदर को पाबंद किया गया था और वहीं से सदर का टोटल फिगर हेड रह गया था। इसलिए तो कहते हैं ना कि सदर के पास कोई रियल पावर्स नहीं है। जो आप बाकी चीजों में भी सदर साहब ने तो सिर्फ चीजें डिले ही की थी ना, 15 दिन डिले करते हैं, वापस भेजते हैं, 25 दिन बाद वो दोबारा आ जाती है चीज। तो आई डोंट थिंक प्रेसिडेंट कैन स्टॉप इट। मालिक क्योंकि मैं और आप लॉयर नहीं है, मैं भी आर्टिकल 48 इस वक्त मौजूद, प्रोड्यूसर साहब ला दें उसके अंदर जो मुझे पॉलिटिकल बात करना चाह रहा हूँ। जी पहले हम सुनते थे तो जो कुछ लोग थे जो स्ट्रैटेजी डील करते थे वो कहते थे देखें जी सबसे बड़ा मसला ये है, एक है इमरान खान की पॉपुलैरिटी का बोझ, एक है इन लोगों की अनपॉपुलैरिटी का बोझ। ये जब अगस्त में हट जाएंगे तो हमारे पे बोझ सिर्फ उनकी पॉपुलैरिटी का डील करने का रह जाएगा, उसको हम डील कर सकते हैं। ये मैं कहता हूं कि मुझे इमरजेंसी में क्वेश्चन मार्क्स नजर आते हैं कि अगर इनसे इमरजेंसी लगवाई गई और इन लोगों ने अपने लिए एक्सटेंशन भी ली है 1 साल की, फिर जाहिर है उसका क्विड प्रो को होगा, मुफ्त में इमरजेंसी नहीं लगाएंगे, उसके बदले उतना भी तो मांगेंगे ना, पाउंड ऑफ फ्लैश। तो फिर तो इनकी अनपॉपुलरिटी का बोझ भी उठाना पड़ेगा इदारे को। क्या इदारा ये चाहेगा? दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। इमरजेंसी का मतलब है कि यही लोग कंटिन्यू करें। अगर यही लोग कंटिन्यू करते हैं तो फिर जो इमरान खान साहब का बयानिया है वो और मजबूत होता है कि देखें हमें तो आके जी चोरों डाकुओं को बैठा दिया। तो वो डू दे वांट दैट? मेरे नजदीक इमरजेंसी शायद इस पॉइंट पे फैसला होगा कि लगवानी है नहीं लगवानी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ। वैसे मालिक मैं आपकी स्टेक होल्डर जो तमाम कह रहे हैं ना, बाकी सारे स्टेक होल्डर तो वैसे ही इकट्ठे हैं, वो सारे एक टेबल पे बैठे हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट और इंटायर पीडीएम, तो फिर बात क्या करनी है? उनको तो आपस में तो कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं मेरी हेयर भी और मैं दूसरा जो कह रहा हूँ, मुझे लगता है इसके अंदर एक मुस्बत इशारा है, क्योंकि जिस तरह आज देखा गया कि वन साइडेड जो है कि वैसे आपने 144 लगाई हुई है, 245 लगाई हुई है, और जिस तरीके से आज सारे बस फूल ही नहीं बरसाए उन्होंने आज जत्थों के ऊपर, ये भी जत्थे ही थे जिन्होंने लाठियां पकड़ी थी और वो सुप्रीम कोर्ट के आगे चल गए, पार्लियामेंट के आगे सारा दिन वो अपने बाकायदा इससे ज्यादा अंदर नहीं गए, हमला नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में, वर्चुअल हमला तो था। आमिर, एज वी स्पीक इस वक्त इस मुल्क पे ना कानून है ना आइन है, इस वक्त ताकत इमरान खान साहब के ख्याल है कि उनके पास स्ट्रीट पावर है, वो उसकी बेसिस पर खड़े हुए। जो गवर्नमेंट है उसका ख्याल है उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, वो उसकी बेसिस पर खड़ी हुई है। जुडिशरी का ख्याल है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी मॉरल पावर है, कपल बैक बाय स्ट्रीट पावर, वो उस पर खड़े हुए। फौज है उसके पास मसल पावर है, वो उस पर खड़ी हुई है। इस वक्त सारा मुल्क पावर पे खड़ा हुआ है, मुख्तलिफ हिस्सों में, ना कानून पे खड़ा हुआ है ना आइन पे। पहली बात ये। दूसरी बात, मैंने अगर आपने प्रोग्राम देखा है तो मैंने एंड में एक बात सुनाई थी, यहाँ लोग बड़े एक्साइटेड हो गए उस दिन कि देखें वो डीजीएसपी ने कहा बिल्कुल कोई मार्शल लॉ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। फलाने ने कहा कि आपने भी कहा कि उन्होंने कहा सारे स्टेक होल्डर्स आए, बड़ी अच्छी बात है। मैं वो रिसर्च ही कर रहा था आज अपने शो के लिए, तो 30 सितंबर 1999 का अखबार में पढ़ा था, डॉन, 30 सितंबर 1990, ये एग्जैक्टली 12 अक्टूबर से कितने 12 दिन पहले की बात है, 12 अक्टूबर के मार्शल से। तो वहां पे उस खबर में लिखा हुआ है, जनरल मुशर्रफ वाज आस्क्ड आर यू कंफर्टेबल विद द प्राइम मिनिस्टर, ही सेड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद द प्राइम मिनिस्टर। 12 दिन बाद ही वाज नॉट कंफर्टेबल विद द प्राइम मिनिस्टर। नहीं तो वो तो उससे पहले आपको याद होगा प्रेसिडेंट क्लिंटन की तरफ से बयान आया था कि जब शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे गए थे कि पाकिस्तान में जो है डेमोक्रेसी अगर डिरेल हुई की गई तो हाँ बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो बाद में कॉन्सिक्वेंसेस याद है। मगर अभी आज के हालात बड़े डिफरेंट हैं इक्तिसादी तौर पे और बाकी रीजनल एंड इंटरनेशनल जो है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये आपसे कि आप समझते हैं कि इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ये बड़ा आसान काम है
कि ताकत के ज़ोर पे इमरान खान और PTI को दबा लिया जाएगा इन मुकदमात के ज़रिए, आर्मी एक्ट के ज़रिए? क्या ये एक तो अक्लमंदी की बात है, दूसरा क्या ये पॉसिबल आसान है? देखिए, लॉन्ग टर्म में इससे बहुत नुकसान है। आपको याद है जब अपना नवाब अकबर बुख्ती साहब पहाड़ों में गए तो मुशर्रफ साहब ने भी कहा दे वोंट नो व्हाट हिट देम, व्हाट विल हिट देम, सारा कुछ। नवाब बुख्ती मारे भी गए। आप बलोचिस्तान पे आप जितना शायद ही किसी ने काम किया हुआ है, क्या आज नवाब बुख्ती की जो डेथ है, क्या एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर फैक्टर नहीं, एक एड ऑन हो गया अनरेस्ट का उस सूबे के अंदर, उसकी मुश्किलात की लॉन्ग टर्म में जो प्रॉब्लम हुई है? ये अगर आप सोचें कि इमरान खान को आप इसका नेगेट कर देंगे या वो कर देंगे, शॉर्ट टू मीडियम टर्म यस, आप एक विनिंग स्ट्रीक पे आ सकते हैं, आपको आज उसके फायदे हो सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक रेस्ट है, जो पब्लिक अनरेस्ट है, जो यूथ की अटैचमेंट है, ये सब कुछ है, इसके लॉन्ग टर्म बड़े आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, इसके लॉन्ग टर्म बड़े डाइवर्स इफेक्ट्स होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ऐसी सिचुएशन बन गई हुई है कि ना इमरान खान पीछे हट सकते हैं एक कदम, ना इंस्टीट्यूशन पीछे हट सकता है। कोर्ट अभी भी, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट अभी भी कोई थोड़ा बहुत रोल प्ले कर सकती है डी एस्केलेट करने के लिए। मेरे नजदीक अगर कुछ ना हो, रिव्यू पिटिशन ली हुई है इन्होंने इलेक्शन कमीशन की, अगर ये रिव्यू पिटिशन रूल आउट कर देते हैं इन फेवर ऑफ सुप्रीम कोर्ट मालिक कथा कलामी माफ, वो 120 दिन से जो है 90 दिन का डिसाइड कर रहे हैं और 8-8 दिन की पेशियां दे रहे हैं। इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं? उनके बाहर धरने, सामने स्टेज लगा के लोग उनको बस गालियां ही नहीं दी, उससे कसर भी नहीं छोड़ी कुछ। मेरी प्रपोजल सुन लें, आज ये फैसला कर देते हैं कि हाँ यार, हमने रिव्यू में फैसला किया है कि डेट का अख्तियार इनका ही है, इलेक्शन कमीशन का। तो इलेक्शन कमीशन ने तो 8 अक्टूबर दी हुई है ना, मेरा ख्याल है शायद इलेक्शन भी हो जाए और ये सारा डी एस्केलेट हो जाए। इनकी दी हुई तारीख पर इलेक्शन ना गवर्नमेंट कराना, जिसका हमने तो अपने प्रोग्राम में पहले भी कहा था, मैंने खबर भी दी थी कि ये गवर्नमेंट की सतह पे फैसला हो गया हुआ है कि हमने 16 सितंबर के बाद जिस दिन मर्जी करवाएं, हमने 16 सितंबर से पहले इलेक्शन नहीं करवाना। मालिक आपने खुद, मैं आपको आपकी कई स्टेटमेंट्स याद करा देता हूं, आप ही ने ये कहा है अपने प्रोग्राम में भी, मेरे प्रोग्राम में भी और भी कई प्रोग्रामों में भी, कि आज जो सूरत हाल है PTI की पॉपुलैरिटी की, अक्टूबर में कोई ज्यादा बदलती नजर नहीं आ रही। वो इलेक्शन अक्टूबर में भी नहीं कराना चाहेंगे। नहीं होंगे, नहीं, मैं अभी सिर्फ कह रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट क्या सोल्यूशन निकालेगी? मैंने क्या कहा है आमिर, मैंने ये नहीं कहा कि रिजॉल्व हो जाएगा, मैंने कहा डी एस्केलेट हो जाएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, डी एस्केलेट फॉर PTM एंड एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा। मैं डर गया हूं आपकी बात से, क्योंकि ये आप 71 वाली बात कर रहे हैं कि वो लॉन्ग टर्म का तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं, पर वो शॉर्ट टर्म में भी बहुत कुछ हो गया था। और ये चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने आके जो हमें तंबीह की है, तो मुशाहिद सईद हमें याद कराते रहते हैं कि पहली दफा उन्होंने तंबीह हमें 71 में की थी, हमने नहीं सुनी। दिस इज सेकंड टाइम दे हैव डन दैट पब्लिकली। हाँ, नहीं, मुझे तो इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, मुझे अक्टूबर में भी नजर नहीं आते। मुझे तो ये लोग अगस्त के बाद नजर नहीं आते अगर इमरजेंसी नहीं लगाते। मुझे अगस्त के बाद ये PDM नजर नहीं आती, लेकिन मुझे केयर टेकर्स जरा चलते हुए नजर आते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो बेड़ा गर्क होगा मुल्क के साथ अगर खुदा न खास्ता ऐसी चीज हुई, लेकिन हम इस वक्त बात ये नहीं कर रहे कि क्या होना चाहिए, हम बात कर रहे कि यार लगता है कि होगा क्या, हम तो पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं। मालिक वो सारा कुछ ये पॉसिबिलिटीज इम्कानात हो सकते हैं, मगर ये मेरा नहीं ख्याल है कि आइन को इतना स्ट्रेच किया जा सकता है। ये सारा कुछ मावराए आइन जाके ही होगा। ये आर्टिकल 48 से मंगा लिया पर लंबी बहस हो जाएगी। ये फिर बहुत इसकी जो तशरीह है ना, वो फिर इतनी लंबी 1 मील तक स्ट्रेच करनी पड़ती है। तो इसका आसान बात आप जो कह रहे हैं, मुझे जो समझ आई है कि ये तशरीह उसको चाहे जितनी मर्जी कर लें, ये आइन नहीं लगता, ये कुछ और ही है। फिर आप सही कह रही है, कुछ और ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब आपका। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनी तौर पे मुल्क के हालात कुछ ज़्यादा रोशन नहीं नजर आ रहे। ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, जानने की कोशिश करेंगे कि कल यानी कि आइंदा आने वाले कल यानी मंगल वाले दिन कौमी सलामती कमेटी का एक बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज असम्बली फ्लोर पर यह तय कर लिया गया है कि जजिस के खिलाफ रेफरेंस लाया जाएगा आर्टिकल 209 के तहत। होगा क्या मुल्क के हालात का, इसके ऊपर बात होगी। हमारे साथ रहिए।
बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आमिर साहब, एक तो कल बड़ा अहम इजलास होने जा रहा है कौमी सलामती कमेटी का, और सेकेंडली जो धरने के हवाले से थी, कुछ लोग कह रहे हैं शायद फूक इनकी निकल गई, एक दिन से ज्यादा का धरना टिक ही नहीं सकता। पता नहीं फूक निकली है या उन्होंने मकसद अपना हासिल कर लिया। आज जो डर था, डर क्या, आज बहुत ज़्यादा उम्मीद थी एतजाज हसन और लतीफ़ कोसा एंड कंपनी की कि आज जो है तलवार जो लटकी हुई है सर के ऊपर वो आज गिरा दी जाएगी और प्राइम मिनिस्टर और बाकी सबको जो है बहुत ज़्यादा डी डे आ गया है और आज सबको बुलवा लिया जाएगा। तो आज नहीं बुलवाया गया और पेशी भी 8 दिनों की दी और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बाहर के हालात देख रहे हैं, बड़े मुश्किल हैं, लोग गेट क्रॉस कर करके आ रहे हैं। और तो गेट खुलवाए गए थे, गेटों में आने दिया गया था। ये वही जगह है जहाँ पे एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स, यहाँ 1, 2, 4 हज़ार जो है ना शेल मारे गए थे। और आज वो बिल्कुल मजाक ही था ना, गेट अभी ऐसे बंद क्यों करना था यार, खोल देते। तो वो बुलाया गया, अंदर उनको लाया गया। बाकी मैं ज़रूर कहूँगा कि पीपल्स पार्टी ने थोड़ी सी अक्लमंदी की कि ये इल्ज़ाम, क्योंकि जो वर्चुअली पहले नून लीग पे ही आता है कि उन्होंने एक्चुअल हमला किया था, आज वर्चुअल हमला था। बाहर ज़रा गए, बस फैसला ना आता तो शायद अंदर भी चले जाते कि वो लाठियों वाला जो ब्रिगेड मंगवाई हुई थी JUI की, मौलाना हजरात की, वो कुछ भी करने की तोक़ की जा सकती। पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर सख्त तकरीर थी बिलावल की, वह पार्लियामेंट के अंदर थी, क्योंकि उनको फिर भी थोड़ा सा ये बातें दोहराई जाती हैं। मगर ये अब देखें ना, इसके बाद क्या कोई रवायत रह नहीं रही। एक तो नई रवायत पड़ गई है और उसमें मैं PTI को भी शामिल करूँगा कि जनाब आप बड़े बड़े जुलूस लेके आएँ, बड़े उसको अदालत को डराएँ और अदालत डर जाती है। जी क्या करे अदालत, घर जाना है ना बाहर से, उसी रास्ते से अगला गेट है या पिछला गेट है, सामने 10,000 बंदा खड़ा है, पुलिस भी उनके साथ है, रेंजर्स भी उनके साथ है, 245 भी सिलेक्टिव लोगों के लिए है, उनके लिए नहीं है, 144 भी नहीं है। तो वो क्लियरली नज़र आ रहा है। दूसरा ये है कि जब आपके पास अक्सरियत हो, लूली लंगड़ी अक्सरियत हो, बनाई गई भी हो, जाली हो, बनावटी हो, लोटों के जरिए हो, तो आप इलेक्शन कहाँ करवाएं, लटकाएं। वो तो कह रहे हैं असली अवाम आई हुई थी, आज असली अवाम आई हुई थी। आप जो है कानून बनाएं एक अक्सरियत के जरिए कि जी जो आज जिस तरह की करारदाद हासिल की गई है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफरेंस दें और चीफ जस्टिस साहब को प्रिविलेज कमेटी में बुलाएं, प्रिविलेज साहब को जो है बस यही अब कसर रह गई है कि हथकड़ी ला के वो गाड़ी में जिस तरह चौधरी इफ्तिखार को डाला गया था, यूँ डाल के सर से पकड़ के अंदर करके उस तरह लेके आए। और वो खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है, माजी की यादें कराई जा रही हैं, जनाब ये बदले लिए जाएंगे। तो जब बदलों वाली चीज आ जाए तो अदले का बदला, एक्शन का रिएक्शन, तो ये लामुतनाई सिलसिला पता नहीं कब जाके कहाँ खत्म होगा। बिलावल भुट्टो की आपने तारीफ की, एक सवाल उनका भी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज तारीफ नहीं की, मैंने कहा कि उन्होंने रिलेटिवली अक्लमंदी की। हाँ, उन्होंने अक्लमंदी की एक बात और भी की, उन्होंने कहा जी हम PTI का नैब के जरिए नहीं, हम इलेक्शन में जाके मुकाबला करेंगे। क्या मैं ये तासुर लेने में सही हूं कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नून लीग ने इस्तेमाल किया, मगर आज भी पीपल्स पार्टी जो है वो वोट की ताकत भी, मैं कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी सियासी बात कर रहा हूं मैं, अक्लमंदी करेगी अगर वो इलेक्शन पे अब राजी हो जाए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी ने हर हल्के के अंदर जो है इस तमाम तर अपनी निजामत के बावजूद उनके हर कैंडिडेट ने अपने कागजात जमा करवाए हुए हैं, नून लीग ने नहीं करवाए। तो वो उनके लोग जो है ना इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। अगर मौजूदा हालात में इलेक्शन हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी होगी और PTI होगी, नून लीग कागजों में नहीं होगी। उनके किसी को लालटेन मिली हुई है, मरियम बीबी को तंदूर मिला हुआ है, मुझे याद है। ये उनका मजाक उड़ाने के लिए किया गया है कि वो किचन कैबिनेट तंदूर पता नहीं क्या। पर बहरहाल पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि इस गलती की वजह से नून लीग की अगर इलेक्शन मौजूदा इन्हीं हालात में हो जाते हैं, उनको चाहे 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, तो वो पीपल्स पार्टी होगी तो वो काफ़ी सारी सीटें निकाल लेगी, क्योंकि नून लीग कागजी तौर पे पेपर्स में अब एग्जिस्ट नहीं करती है, उनके कैंडिडेट्स ने कागजात ही नहीं जमा कराए। सही है, ठीक है। एक और बड़ा अहम सवाल है, फिर मेरा ख्याल है आप आगे बढ़ना चाहेंगे। सवाल मेरा ये, जो मालिक साहब ने गुफ्तगू की आमिर साहब, वो बड़ी खतरनाक मुझे लगी। पाकिस्तान के अंदर IMF हमें डील देने के लिए तैयार नहीं है, सियासी जमातें एक एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ऐसी सूरत में अगर इमरजेंसी लग जाती है या फिर 1 साल की एक्सटेंशन और मिल जाती है, तो इकोनॉमी को आप कहाँ पे खड़ा देख रहे हैं, हालात आप कहाँ पर देख रहे हैं? ये मेरे पास ये पड़ा हुआ है कि पिछले साल जो थी
पीटीआई गवर्नमेंट में सबसे बड़ी खुशखबरी थी। एक तो रेमिटेंसेस जो है 30 बिलियन से क्रॉस कर गए थे, वहाँ 3 बिलियन का इस साल फ़र्क पड़ गया हुआ, 3-3.5 बिलियन का 10 महीने में कमी आ चुकी भी है। दूसरा 11% की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ थी, अभी ये 25% कमी आ गई है, 25% कमी, जिसका मतलब है बेरोजगारी, जिसका मतलब है फैक्ट्रियां इंडस्ट्री बंद, जिसका मतलब है महंगाई, जिसका मतलब है गुर्बत। ये इसके साथ बारी चीज़ों को मिला लें तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, जो पुराने हमारे मार्शाल्लाह यहाँ पे लगते रहे तो हमें कोई ना कोई रेस्क्यू मिल गया। हमें फॉर एग्ज़ाम्पल अयूब खान के दौर में भी अमेरिकन एड आ गई थी, ज़ियाउल हक साहब को भी अफ़गानिस्तान का फैक्टर आ गया था, वॉर ऑन टेरर मुशर्रफ साहब के भी दौर में भी आ गई थी। आज बड़ी डिफरेंट हालात हैं रीजनली भी इंटरनेशनली भी, कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा तबका है जो हमें दे वांट टू मेक अ लेसन आउट ऑफ अस, और ओपनली कहते भी हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो हमारा रोल रहा है और अफ़गानिस्तान के अंदर जो मौजूदा, उधर से हमें IMF की अगर अमेरिकन फ्लेक्सिबिलिटी शो करते एंड इफ़ दे वर जेनरस टू अस, तो वो हमें एक इशारे से मिल जाना चाहिए था। ये नहीं हो रहा, इसलिए कहीं ना कहीं बैठे हमें वो वाली रिस्पांस, इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिल रही। तो अभी नहीं मिल रही तो बाद में क्या मिलेगी? तो इसीलिए ज़्यादा ये वो इमरजेंसी वाले टाइम्स नहीं हैं, इसलिए इसका माजी से मुआवजा करना नहीं है, मारूजी हालात वो नहीं है, इसीलिए ये बहुत सारे। आपका एक सवाल है और भी बड़े सवाल हैं। शहर इक़्तिदार की बहुत बड़ी खबर आपने शेयर करनी, मगर एक छोटा सा सवाल और भी सुन लें आमिर साहब। क्या आप जानते हैं कि आज एक रिपोर्ट पब्लिक हुई है कि पाकिस्तान दुनिया भर के अंदर महंगाई में 13वें नंबर पर है, और श्रीलंका ने जब डिफॉल्ट किया था तब उसका नंबर 18वां था महंगाई के अंदर, और हम 13वें नंबर पर इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं। ये तो वो ऑफिशियल महंगाई है, शायद हम लास्ट 5 में ही हों, काफ़ी ज़्यादा, और तो कई पैमानों के अंदर हम टॉप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में, और या टूरिज़म के हवाले से, और अभी कई एम्बेसीज़ की आपने देख लिया होगा वार्निंग आ गई है कि यहाँ पे उन्होंने ट्रैवल वार्निंग इशू कर दी है कि पाकिस्तान में बिल्कुल महदूद अपनी एक्टिविटी रखें। तो बिल्कुल यही सूरत हाल है इस वक्त हमें पूरे पाकिस्तान में। वो एक दफ़ा किसी ने ये कहा था कि पाकिस्तान इज़ द कंट्री वेयर यू शुड सेंड योर मदर इन लॉ, कि अपनी सासे जहाँ जुड़ाना चाहते हैं उसको पाकिस्तान भेज दें। तो ये जो हमारी बेइज्जती की गई थी, ये वही सूरत हाल वही है। चलिए अब जरा शहर इक़्तिदार की बात कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं काशिफ अब्बासी, और ये काशिफ अहमद अब्बासी साहब हैं। इनको आमिर साहब हमेशा लोग अच्छी बात है। अगर काशिफ अब्बासी कोई ARY वाले समझते हैं तो समझते हैं कि हमें क्या जरूरत है, क्योंकि हम इनका चेहरा दिखा रहे हैं तो इसलिए काशिफ, बहुत शुक्रिया। काशिफ को हम इसलिए बॉदर करते रहते हैं कि इनका और हमारा दोनों की एक बहुत बड़ी काविश रहती है, और अनफॉर्चुनेटली हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया और सिविल सोसाइटी इस पर खामोश रहती है कि अफ़गानिस्तान जो बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर एक माहौलियात के हवाले से स्मॉग है, लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। एक पाकिस्तान का वाहिद कैपिटल जो है एक बचा हुआ है जिसकी ऑक्सीजन जो है मारगला की पहाड़ियों से आती हैं, और यहाँ बार बार कोई ना कोई काविश लेके आ जाते हैं कि जी किसी तरीके से वहाँ पे डेवलपर्स को कमर्शियल और रेजिडेंस की जहाँ वो दी जाए, उसके अंदर टॉप ब्यूरोक्रेसी, टॉप पॉलिटिकल लीड हमारी शामिल होती है। हम जोन 3 के अंदर पहले ही जो कोशिशें हुई हैं संजियानी में, वो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी लॉ, उसको अपोज कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी ये काशिफ अब्बासी साहब ने लेटेस्ट एक खबर दी है कि ये जो मुनाल को जाती है सड़क इस्लामाबाद से और आगे पीर सुहावा, तो ये एक कोशिश की जा रही थी पहले कि मुनाल से नीचे उसे बरी माम से जोड़ा जाए, और दूसरी अब ये की जा रही है आगे से किसी जगह से लाया जाए। पहले काशिफ अब्बासी से इसकी तफसील ले लेते हैं कि ये नई काविश जो की जा रही है, क्योंकि ये बिल्कुल कोशिश ये होती है कि नेशनल पार्क का ये एरिया है, इसको बचाया जाए। जितनी यहाँ पे आप ट्रैफिक करेंगे, जितने लोगों की आमदोरफ्त करेंगे, उससे सारा वहाँ का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो काशिफ पहले तो हमें तफसीलात बताएं कि ये जो नवी काविश नहीं साजिश है, ये क्या है? जी बहुत शुक्रिया आमिर साहब। इशू ये है कि रिसेंटली CDA का जो बोर्ड है
उसने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और बगैर किसी एनवायरनमेंट एक्सपर्ट से, जो जितने भी रेलिवेंट लोग हैं उनसे पूछे बगैर, तो एक नया रोड बनाने का एक नया मंसूबा लेके आ रहे हैं जो 5 किलोमीटर रोड होगा। पहले वो ये था कि शायद मनाल से वो बरीमाम तक, अब उन्होंने उसको थोड़ा आगे करके पीर सुहावा से उसको बरीमाम तक ला रहे हैं। तो पहले ही एक रोड मौजूद है जो लाशारी साहब ने जब यहाँ पे मनाल को लॉन्च किया और उसके लिए वो रोड की वाइडनिंग की गई, तो इस्लामाबाद जू से लेके अब अगर देखें तो वो ट्रैफिक का इतना लोड उस पर है, उसमें आपकी वाइल्ड लाइफ, इकोसिस्टम सारा कुछ तबाह हो गया। और आज 13 से ज़्यादा वहाँ पे फूड आउटलेट्स बने, वो तो ऐसा लगता है कि राजा बाजार बन गए। तो इस एक इंतहाई असास एक हमारा जो ये नेशनल पार्क है उसमें अब एक अटेम्प्ट हो रही है कि एक नया रोड बनाया जाए जो पीर सुहावा से अब वो नीचे बरीमाम की तरफ आए। यू मीन इसका मतलब ये है कि सर कि इधर से भी गाड़ियाँ जाएँ उधर से भी गाड़ियाँ आए, तो ऑलरेडी मारगला वो तबाह हो चुका है। तो एक बहुत बड़ी तबाही एक और होने जा रही है। उसको सीडीए बोर्ड ने रिसेंटली अप्रूव किया और कोई उस पर किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन नहीं है, कोई उस पर उम्र किया हुआ ही नहीं है। सिर्फ ये फैसला होगा जी 5 किलोमीटर रोड में। अच्छा, रोड क्यों बनाए? उस रोड का फायदा क्या पब्लिक को होगा? क्या ये हमारे टैक्स के पैसे पब्लिक के लिए लग रहे हैं? नहीं। उसके सबसे बड़े जो बेनिफिशियरी ये फूड आउटलेट्स जो बने हुए, जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि इनको खत्म करेंगे यहाँ से। अब वो एक नई कमर्शियल हब बनेगा आपके पहाड़ों के ऊपर। और इसके साथ साथ ही अगर आप थोड़ा सा आगे जाएं तो इसको हरिपुर से कनेक्ट करने की अटेम्प्ट की जा रही है। तो जब ये हरिपुर से कनेक्ट होगा तो वहाँ बिलियंस ऑफ रुपीस की लोगों ने, डेवलपर्स ने इन्वेस्टमेंट की हुई है जिनके रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं। तो क्या ये हमें कोई समझाए कि क्या ये उनके लिए किया जा रहा है या पब्लिक के लिए किया जा रहा है? अगर जिसके लिए भी किया जा रहा है तो इसको एकदम से करने की इसकी जस्टिफिकेशन क्या बनती है? इसके पीछे क्या है? किससे बात की? क्या ये इसकी हुई? क्या पाक EPA से बात हुई? क्या इसके पब्लिक फोरम पे कोई इसको डिस्कस किया गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। एक ही दम डिसीजन आया, पहले फरवरी में आया कि जी पहले मुनाल से, तो शायद मुनाल का इस वजह से चेंज किया गया तो कंट्रोवर्सी बनी। नॉलेज में इजाफा कर दूं कि आपने इसमें जिक्र किया हुआ है, सीडीए ने क्लेम किया है कि उनकी जो ये वाइल्ड नेशनल पार्क अथॉरिटी है उनके नुमाइंदे ऑन बोर्ड है और उनसे बातचीत हुई है। वकार साहब उनका गालबन नाम है, हमारे प्रोड्यूसर साहब की उनके बात सी, उन्होंने कहा जी इन्होंने मुझे मिस कोट किया हुआ है, हमने जी मेरी भी बात ये है और हम इसके हक में भी बिल्कुल नहीं है। सीडीए ने जी आमिर साहब, सीडीए ने इन राइटिंग मुझे लिख के दिया कि जी हमें वाइल्ड लाइफ बोर्ड वाले हमारे साथ ऑन बोर्ड है, उन्होंने फील्ड विजिट भी किया, जबकि ऐसा हुआ नहीं। और उस पे ये है कि वो वाइल्ड लाइफ वाले कह रहे हैं कि हमें तो ऑन बोर्ड लिया ही नहीं है। आज उनकी स्टेटमेंट आ गई कि हम इस पे ऑन बोर्ड नहीं है। मगर ये मैं इशारतन बात बता देता हूं कि आपने हल्का सा इशारा दिया है कि एक पुराने सीडीए के चेयरमैन हैं जो कि जिनके मुतालिक एक बड़ा मशहूर जुमला था कि जनाब कुछ खाते हैं मगर बनाते भी हैं। तो ये जो बनाना है, ये सड़क बना देना, उन्हीं के क्रेडिट पे ये सारा शहर जो प्रोजेक्ट्स है हमें बताया जा रहा है, जिसके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए ये बनाई जा रही है, जिसके साथ ये ऑफ कोर्स लोगों के माली फवायद और वेस्टेड इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। जी आमिर साहब, उसमें यह है कि उस पर तो अभी इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूँ और चीज़ें सामने आ जाएंगी। मुबैना तौर पे किसी की इन्वॉल्वमेंट किसी पुराने चेयरमैन की है, लेकिन ये वो देखे ना, ये वही साहब थे जिनके दौर में आज जो जितनी भी मारगला में तबाही हो रही है ये तो उनके दौर में शुरू हुआ। उन्होंने इसके एवेन्यूज़ ओपन किए, उन्होंने सीडीए के पैसे जाके वहाँ पे लगाए, इस रोड को वाइडन किया। आपको पता है पहले ये बड़ी एक कंट्रोल्ड ये रोड थी, आज तो हज़ारों गाड़ियाँ डेली के हिसाब से जाती हैं। पोल्यूशन कितना, इन्वायरमेंट को तबाह कर दिया। तो अगर ये नई अटैम्प्ट होगी और अगर ये कामयाब होगी तो आपका ये मारगला पहाड़ मारगला नहीं रहेगा, बल्कि ये है कि लाखों गाड़ियाँ इधर से भी जाएंगी, वहाँ से उतरेंगी और ये नेशनल पार्क ख़त्म हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो उस पे अभी मैं हम कुछ कह नहीं सकते। मुबैना तौर पे ये बात अंडर डिस्कशन है। लोग कहते हैं कि जी उनकी भी इसमें एफर्ट है। आपने बड़ी खबरें छापी, हमने बड़ा उसको फॉलो अप किया कि ये जो गंधारा ऑनक्लेव वाला प्रोजेक्ट था कि जोन 3 नेशनल पार्क के एरिया के अंदर ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी करते थे आपने, और हमने बड़ी इस पर काविश थी हमारी। हमें बताया जा रहा है कि वो उसको शेल्व कर दिया है, अब उसको नहीं आगे ले जाया जा रहा है। ये दुरुस्त है खबर? जी आमिर साहब, उसका ड्यू क्रेडिट जो है वो आपको जाता है। आपने सीरीज ऑफ प्रोग्राम किए और उससे वो जो लंग्स ऑफ सिटी थे उसको आपने बचा लिया। और अब ये बात बिल्कुल सही है कि सीडीए ने उसको शेल्व कर दिया है फॉर द टाइम बिंग। और अब वो एक और प्रोजेक्ट जो बिल्कुल सही है, पहले वो जोन 3 में था, अब जोन 3 से निकाल के उसको जोन 1 में लाए। जोन 1 में जो जहाँ पे ये कर सकते हैं, तो एक नया सिटी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट लाने की वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि हम बनाएंगे। और वो गंदारा जो है वो शेल्व हो गया और वो सिर्फ आपकी एफर्ट की वजह से हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है आपका। और इसी तरीके से इस मारगला पहाड़ को भी बचाएं। ये मारगला पहाड़ तो बिल्कुल वो तो जोन 3 था, ये तो उससे ज़्यादा की आगे की चीज़ है। ये तो नेशनल पार्क है। तो नेशनल पार्क में रोड बनाना और रोड बनाने की जस्टिफिकेशन क्या है, रीज़न क्या है, किसने कहा है, कौन सी इसकी प्रपोजल है, कौन सी इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
करूंगा। वहाँ पे आपका सारा वाइल्ड लाइफ, अभी भी आप जाएं पुराने रोड से तो देखें मंकीज जो हैं वो रोड पे आ जाते हैं, वो आए दिन खबरें चल रही होती हैं कि चीता यहाँ आ गया वहाँ, क्योंकि वो डिस्टर्ब हैं। ऑलरेडी इन्होंने इतनी तबाही कर दी हुई है वहाँ पे कि वो सारे डिस्टर्ब, बजाय उन सारों को ख़त्म करने के ये एक नई कमर्शियल एक एवेन्यू और एक कमर्शियल वो बनेगा तो फिर इसको ख़त्म कर दें, इसको कोई सेक्टर बना दें या कमर्शियल एरिया बना दें कि जी हमारा ये एक बड़ा ग्रीन कमर्शियल एरिया है, यहाँ आके प्रोजेक्ट करें, सारा कुछ करें, फिर इसका नाम नेशनल पार्क से चेंज करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है, वाइल्ड लाइफ बोर्ड आज बैक ट्रैक कर गया। उन्होंने कहा जी सीडीए ने जो आपको इन राइटिंग स्टेटमेंट दी है वो हम नहीं है जी, हम तो बिल्कुल इसको अपोज करेंगे और किसी सूरत नहीं बनने देंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, इसके पैरामीटर्स होते हैं, ये उसको फॉलो करें, उसको करें, ऐसे करें। तो सीडीए ने कल हमें कहा जी कि ये हमारे साथ विजिट भी की है। तो बात ये कि ये कौन होते हैं या सीडीए कौन होता है कि विदाउट किसी फिजिबिलिटी के करने के इतना बड़ा स्टेप ले शहर के, ये पहाड़ तो लोगों के हैं, ये शहर के हैं, ये लंग्स ऑफ द सिटी हैं। तो इस पे आमिर साहब आपको थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस पे मजीद अगर काम करें। नहीं वो ये आपकी हमारी और भी लोगों की बड़ी एक काविश इसमें रहती है, और ये मुझे तकलीफ ये होती है कि इस्लामाबाद के अंदर जो ये एक ऐसा इशू इन्वायरमेंट रहा हुआ है, यहाँ जब भी ये क्रशिंग का इशू आया या इससे पहले जो क्लब्स बनाते रहे, जो है इवन इस्टेब्लिशमेंट के जो क्लब्स थे, अदालत और यहाँ की सिविल सोसाइटी बहुत रिएक्ट करती रही, मगर इन इश्यूज़ पे थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आई, आवाज़ें कम जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उतनी ज़्यादा एक्टिविज़म नहीं नज़र आया। और हमारा भी तमस्खुर उड़ाया जा रहा था इस तरह के इल्ज़ाम कि हम कुछ अफसरान के पीछे हैं। ये अगर उन्होंने शेल्फ कर दिया है, चाहे सीडीए ने किया है, कैबिनेट से हुआ है, श्री रहमान साहबा ने, जिसकी वजह से हुआ, ये बड़ा अच्छा स्टेप है। हमारी उम्मीद अब ये है कि ये बिल्कुल उसके बाउंड्री के ऊपर ये इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ना करें, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ वालों का मौक़िफ़ है कि जनाब बीच में बफर एरिया होना चाहिए। अब ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल एग्जैक्ट बाउंड्री के ऊपर जो है आप बड़े बड़े प्लाजे और रेजिडेंशियल हाउसिंग स्कीम्स बना दें तो बीच में एक बफर जोन ना हो और एकदम नेशनल पार्क आ जाए, तो बीच में एक बफर ग्रे एरिया भी होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल आमिर साहब, ये तो फिर उसका जो स्पिरिट है वही खत्म हो जाएगा अगर आप उसके बिल्कुल फेस पे बना दें, उसमें बफर जोन, और बफर जोन मास्टर प्लान की प्रोविजन है वो उसमें मौजूद है ऑलरेडी। तो बफर जोन हो, उसके बाद एक आपका ग्रीन एरिया, उसके बाद ये प्रोजेक्ट बने। तो अब वो जो है इसी तरफ जा रहे हैं, वो जोन 1 में लेके आना चाह रहे हैं, उस प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया, उसका नाम भी अब चेंज कर दिया। अब एक नया प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सिटी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट होगा। तो वो जोन 1 में है और वो होना भी चाहिए, वो वहाँ की ज़रूरत भी है, लेकिन वो आपकी वजह से उन्होंने वहाँ पे जो पहले वाला गंदारा था वो शल्व हो गया और वो मुझे नहीं लगता कि अब वो हो सके। लेकिन आमिर साहब ये जो नेशनल पार्क का इशू है, ये आपको पता है कि इससे पहले भी 2 अटेम्प्ट इस पे बड़ी सीरियस हो चुकी है। एक 2010-11 में हुई थी जब एक टनल बनाने का यहाँ पे अटेम्प्ट की गई थी, उस वक्त मीडिया ने काफी अपनी वॉइस रेज की और सुप्रीम कोर्ट में जाके वो टनल बनाया जा रहा था और हरिपुर को जो है ना एक सड़क वो जो ले जाने वाली थी वो भी शेल्व हुई है, इंशाल्लाह ये भी शेल्व करेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वक्त मेरे पास खत्म हो गया, मगर नाज़रीन दुनिया में माहौलियाती आलूदगी है और उसको कंट्रोल करने के लिए, इसके नुकसानात से बचने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है, मगर पाकिस्तान के अंदर सिस्टम उल्ट है। अलमिया यह कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ यकीन रखा जाता है खाने और लगाने पर। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दी, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।